अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम जिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम एंड द स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड स्टूडेंट नंबर ऑफ बेनिफिट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको उनके वीज़ा कॉस्ट से लेकर जब स्टूडेंट स्टडी करेंगे और अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे थ्रू दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो जब अपने कंट्री वापस आएंगे तो उस टाइम पर उनको जो रिटर्न एयर फेयर है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जा रही है। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम एक्चुअली क्या है और किन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, इसके बेनिफिट क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से प्रिपेयर करने हैं ताकि आप अप्लाई कर सकें, कब तक स्टूडेंट ने अप्लाई करना है और किस तरह से अप्लाई करना है, इन सब एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये एक्चुअली क्या है। तो जो स्कॉलरशिप को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2024। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जा रहा है और इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो इंटरनेशनल एप्लीकेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको चांस मिलता है कि वो एक फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। तो सबसे पहले अगर बात की जाए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये किन डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है या किन स्टडी लेवल के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है और जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। लेकिन जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो स्पेसिफिक कंट्रीज़ के जो एप्लीकेंट हैं उन्हीं के लिए अवेलेबल है। यानी कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं जहाँ से जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की स्कॉलरशिप जो है अवेलेबल है। बट ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जिन लेवल ऑफ स्टडी के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है उसमें वो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जो है उसे परस्यू कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ्स का हो सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट कोई डिप्लोमा कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर का हो सकता है। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं जिसका ड्यूरेशन 1 टू 2 ईयर्स का हो सकता है। और जो स्टूडेंट पीएचडी प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और जो ड्यूरेशन है वो 3.5 ईयर्स का होता है। तो ये हमारे पास जो है स्कॉलरशिप्स के अंदर जो प्रोग्राम है अवेलेबल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से। तो अगर आप इनमें से किसी एक कंट्री के एप्लीकेंट हैं तो आप सिर्फ इन्हीं डिग्री प्रोग्राम के लिए इन्हीं लेवल ऑफ स्टडी के लिए स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनसे अलावा किसी और कंट्री के एप्लीकेंट हैं तो आपको ये चेक करना है कि अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अगर स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो देन आप अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है क्योंकि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है तो ये स्टूडेंट को नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं। और जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट हैं वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है, यानी कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आपको ये स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जो बेनिफिट होते हैं उसमें स्टूडेंट को जो फुल ट्यूशन फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, स्टूडेंट को जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, स्टूडेंट को जो वीज़ा कॉस्ट है और जो मेडिकल कॉस्ट है उसकी सपोर्ट भी प्रोवाइड की जा सकती है। इसी के साथ-साथ जो स्टूडेंट हैं उनको जो बेसिक लिविंग कॉस्ट है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो ट्रैवल इंश्योरेंस है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। रिटर्न जो एयर फेयर है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट का जो थीसिस और रिसर्च की कॉस्ट है उसकी सपोर्ट भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट को जो एस्टेब्लिशमेंट अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वो नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जा सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू डिपेंडिंग ऑन कि वो किस इंस्टीट्यूशन के अंदर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करेंगे और उनको क्या बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करें तो इसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये कि जो मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है इसकी तरफ से एक एलिजिबिलिटी का क्वेश्चनेयर होता है। तो अगर आप उस क्वेश्चनर्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस को आंसर्स करते हैं तो उसके मुताबिक आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम और नॉट। क्योंकि डिफरेंट रीजन्स हैं, उन डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उन डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जनरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें यह है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए जो कि बिलोंग करें किसी ऐसे कंट्री से जो कि इस स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबल हो ताकि आपकी जो एप्लीकेशन उसे कंसीडर किया जाए।
जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनको इस बात को भी इंश्योर करना है कि वो जो एज है क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहे हों। आल्दो कोई अपर एज लिमिट नहीं है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, लेकिन जो स्कॉलरशिप है वो प्रेफर करती है ऐसे एप्लीकेंट को जो कि अंडर द एज ऑफ 40 ईयर्स हैं, ताकि उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। स्टूडेंट के पास जो रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है वो भी रिक्वायर्ड होता है, और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो वॉलंटरी वर्क भी हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपका जो फुल टाइम वर्क है या पार्ट टाइम वर्क है। तो अगर बात की जाए फुल टाइम वर्क की, तो आपके पास 1 ईयर का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर जो 30 आवर्स या इससे ज़्यादा होने चाहिए पर वीक। या अगर आपका पार्ट टाइम वर्क है तो उसमें आपके पास 2 ईयर का पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके अंदर 29 आवर्स पर वीक होने चाहिए। तो ये हमारे पास जो वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है, आपने इसको भी मीट करना है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो कि स्कूल लीवर हैं या फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, तो उनसे ये जो वर्क एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया है ये रिक्वायर्ड नहीं होता। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के एप्लीकेंट के लिए हो सकती है कि उनसे जो वर्क एक्सपीरियंस है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, अगर वो इनमें से किसी एक चीज़ को जो है मीट करते हैं। जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने इस बात को इंश्योर करना है कि वो अपने कंट्री के अंदर जो है रिज़ाइड करते हो 366 डेज़ के लिए ओवर द पीरियड ऑफ 24 मंथ प्रियोर के वो अपना जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसे स्टार्ट करें। यानी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले 24 मंथ्स का जो ड्यूरेशन है उसके अंदर आप 366 जो डेज़ हैं अपने होम कंट्री के अंदर जो है रिज़ाइड करते हो, ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाए। और ये भी क्राइटेरिया है जिसको आपने मीट करना है। और जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने इस बात को इंश्योर करना है कि ना सिर्फ वो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है उसको मीट करते हों, बल्कि जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्राइटेरिया है स्टूडेंट ने उसको भी मीट करना है। जब आप अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, तो उस टाइम पर जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट स्कोर है आप उसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट लेटर ऑन आपको इसको सबमिट करना होगा, ताकि आप जो है अपने सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। और जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने सुपरवाइजर को भी फाइंड करना होता है, ताकि वो अपना पीएचडी प्रोग्राम जो है उसे परस्यू कर सकें। स्टूडेंट को जो है इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है इन न्यूजीलैंड फॉर 1 सेमेस्टर, अगर वो एलिजिबल कंट्री से बिलोंग करते हैं। लेकिन जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड नहीं की जाती। और इसी के साथ साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, क्योंकि आप जो है एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल को ही स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, श्रीलंका से हैं, इंडिया से हैं, ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाएगी। और आपने इस बात को भी इंश्योर करना है कि आप जब इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए ऑफर्ड किया जा रहा है। तो जिन सब्जेक्ट्स के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उन्हीं प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हैं। तो हर एक रीजन के मुताबिक, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो जो सब्जेक्ट ऑफर्ड किए जा रहे हैं जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आपके रीजन के मुताबिक कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं और उनके लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जा रही है। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे अगर जो स्टूडेंट हैं इस फुली फंडेड मनाकी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टूडेंट से जो एप्लीकेशन है वो रिक्वायर्ड होगी जिसको वो सबमिट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम एप्लीकेशन, स्टूडेंट ने जो अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं इंक्लूडिंग देयर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, इसको सबमिट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर का जो सर्टिफिकेट है स्टूडेंट से वो रिक्वायर्ड होगा। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट के पास जो पासपोर्ट है वो होना चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सके। तो ये वो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन के जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे जिनको आप सबमिट करेंगे। तो लेकिन ये जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं स्कॉलरशिप के लिए और अप्लाई करना चाहते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम के लिए ताकि इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सके, तो आपने अप्लाई किस तरह से करना है, यानी व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस टू अप्लाई फॉर द मनाकी न्यूजीलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं और किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रीजन, अकॉर्डिंग टू योर कंट्री, आपके लिए जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको मेंशन किया गया होगा। आपने उस एप्लीकेशन प्रोसेस को फॉलो करना है। और इन केस अगर आप एक एलिजिबल कंट्री से बिलोंग करते हैं देन आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है उसे ऑनलाइन सबमिट करेंगे मनाकी न्यूजीलैंड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एप्लीकेशन सिस्टम है वहाँ पर। तो सिंपल आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन होगी, बट आपने जो एप्लीकेशन प्रोसेस है
उसको अपने कंट्री और रीजन के मुताबिक उन रिक्वायरमेंट को ज़रूर रीड करना है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन को एक अच्छे वे में सबमिट कर पाएँ। तो अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन डेडलाइन क्या है, यानी एक टाइम फ्रेम क्या है कि जिसके अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है ताकि हमें इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए जो है कंसीडर किया जाए। तो जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फरवरी के अंदर जो है एक्सेप्ट की जाती हैं स्टूडेंट से, और जो स्टूडेंट हैं फ्रॉम द एलिजिबल कंट्रीज मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है। तो जो एप्लीकेशंस हैं वो एक्सेप्ट की जाएंगी फ्रॉम 1 फरवरी 2024 टू 28 फरवरी 2024। सो दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं ताकि आपके एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। और आपने इस बात को इंश्योर करना है कि आप इस गिवन टाइम फ्रेम के अंदर ही अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट करेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को इस टाइम फ्रेम के अंदर सबमिट नहीं करेंगे तो जो लेट एप्लीकेशंस हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आई होप सो कि जो आज की हमने इस न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को डिस्कस किया, ये स्कॉलरशिप की जो इन्फॉर्मेशन थी आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए कि जो मनाकी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक्चुअली क्या है, किन स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, यानी किन डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बेनिफिट क्या है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, स्टूडेंट अप्लाई किस तरह से करना होता है, कब तक अप्लाई करना है। इन सब पॉइंट्स को, इन सब एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया। आई होप सो कि जो सारी स्कॉलरशिप की हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस की आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है हेल्पफुल होगी। But if you still have any confusion, any query, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.